हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी बुक है हिस्ट्री की। बेसिकली हम लोग उसका पहला चैप्टर आपका प्रारंभ कर चुके हैं। एक लेक्चर हमारा उसमें हो चुका है, दूसरा भी हमने कल आपको कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और मैंने कहा था आपको चैप्टर के दौरान कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको लगता है कुछ और रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए तो आप लोग बच्चों पूछ सकते हैं। सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, किसी को डाउट है, किसी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, चैप्टर हमारे सामने है और आपको आपको जैसा पता है हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे, हम लोग देख रहे हैं। और प्रारंभिक कथन का चैप्टर है शुरुआती दौर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि रसीदा के सवाल को आपने समझ लिया होगा कि हम आज से 100 साल पहले की जानकारी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो था शुरू हुआ था और हमने देखा कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। उसके साथ साथ हमने जानने का प्रयास किया कि लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, तो हमने नर्मदा नदी का हमने सबसे पहले पता लगाया। फिर उसके बाद हमने सुलेमान और आपके किथर की पहाड़ियाँ देखी, जहाँ आज से 8000 साल पहले आपका स्त्री पुरुष ने गेहूं और चावल की सबसे पहले फसल उपजाई थी। फिर उसने हमने गारो और आपके विंध्या जो पहाड़ियाँ हैं उनको देखा, जहाँ मानव ने कृषि विकास को सुचारू रूप से आपका प्रारंभ किया। ये सारी चीज जो हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर है। और यही देखा हमने कि विंध्या वाले क्षेत्र में ही सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। क्लियर है, इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने देख लिया। ठीक, यहाँ तक हम लोग आपका बात कर चुके। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आप देखिए, इसी के साथ हमने देखा कहाँ पर विंध्या है, कहाँ पर आपका सतपुड़ा है, कहाँ पर सिंधु नदी, कहाँ पर सहायक नदी, कहाँ पर गारो है। और हमने सबसे पहले ये भी पढ़ा कि सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी जो है वहाँ पर लगभग 4700 साल पहले आप देखेंगे यहाँ कुछ इनिशियल यानी कि आरंभिक नगर आपके बनाए गए थे या बने थे, या आप कह सकते हैं कि उनकी आपका बसावट थी। आप उनको देख सकते हैं, उन सारी बसावट को। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट को, आप कोई आप क्वेरी हो, आप पढ़िए। लोग सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए जाते थे, ये भी हमने देखा कि वो किस तरह से जो एक स्थान से दूसरे स्थान गए उस समय जोखिम भरी यात्राएं होती थी, जो पर्वत, पहाड़, मैदान, द्वीप, महाद्वीप, उपमहाद्वीप और एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ करती थी। उसमें मूल्यवान वस्तु के साथ साथ धर्म गुरु, लोगों की शिक्षा, आचार विचार भी आपके यात्रा करते थे। हम यात्रा करते ही क्यों थे, हमने इसके बारे में पढ़ा। आवागमन से क्या होता है, किसी देश की संस्कृति कैसी होती है, समृद्ध होती है। इस यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है देश का नाम। तो पहले जितना हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो, किसी ने घर जाके कुछ पढ़ा है, कुछ रिवीजन किया है, तो कुछ डाउट आपका बन रहा हो उसके मन में, पूरे चैप्टर से संबंधित जितना हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो किसी बच्चे का, आप पहले मुझसे डाउट पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लें बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं देश का नाम। आपने बहुत सारे नाम भारत के सुने होंगे। किसी ने इंडिया कहा तो किसी ने भारत, किसी ने हिंदुस्तान, किसी ने आर्यव्रत और किसी ने कहा सिंध प्रदेश या सिंध प्रदेश। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग अभी क्लियर करेंगे और कुछ जो नाम हैं उनको इसमें से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे आपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग किया होगा। कुछ इंडिया बोलते हैं, कुछ भारत बोलते हैं।
ठीक है, जैसे नाम का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द जो किससे निकला है? इंडस से निकला है। ध्यान दीजिए, किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? आपका सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आप अपना एटलस खोलिए, उसमें ईरान और जो है यूनान को देखिए। लगभग 2500 साल पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और आपके यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा हिदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी? ये जो आपके यूनानी और आपका जो आप ईरानी लोग थे, ये सैको है पढ़ते थे, सैको है पढ़ते थे, तो इसलिए सिंधु से हिंदोस हो गया वो। ठीक, इसलिए इस क्षेत्र को नाम क्या पड़ गया? और यूनानी लोगों ने इसको कहा इंडिया, इंडस। इंडस से इसी का नाम पड़ गया इंडिया, यानी कि सिंधु नदी के ऊपर ही इसका नामकरण किया गया था। भारत के नाम पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह कहा जाता था। भारत के नाम का एक किला था, सॉरी, एक जन था। आप जानते हैं, राष्ट्र राज्य की कल्पना के बाद में थी। पहले आपके छोटे छोटे क्या थे? आपके समूह थे, कबीले समूह। क्लियर है? जिसमें कुरु वंश था, आपने सुना होगा। और कुरु वंश का मेन राजा कौन था? भरत और राजा शांतनु। और शांतनु के बाद आप देखेंगे किस तरह से पूरी चेन चली। तो भारत के नाम से प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक समूह किया गया था। यह समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी कीर्ति ऋग्वेद से मिलता है। इसके बाद में इसका प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया है। क्या है? वहां आपको देखने को मिलता है और इसका प्रयोग इसमें किया गया होगा। तब आपको समझ आया कि इंडिया शब्द का प्रयोग आपका सबसे पहले किसने किया? तो आप देख सकते हैं इंडस से ही निकला है इंडिया। किससे निकला है? इंडस से। और सबसे पहले किसने कहा? यूनानी और जो ईरानी लोग हैं, इन लोगों ने कहा। चलिए आगे बढ़े। आप कह रहे हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं? यानी कि जो बीत गए है, जो पास्ट है, जो इतिहास हो चुका है, जो अतीत बन चुका है, उसके विषय में हम आखिर में जान कैसे सकते हैं या जानते कैसे हैं? ये भी तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी चीज को लेकर हमने अब तक इतनी चीजों को पढ़ा। अब देखिए, अतीत के बारे में जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे कई तरह के ऐसे पैटर्न हैं जिनसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण इनको पांडुलिपि कहा गया। कैसे लिखी हैं? हाथ से लिखी हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? इसलिए इनको पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजों में पांडुलिपि के प्रयोग में होने वाला मैन्यूक्राफ्ट शब्द आपका मेन्यू अथवा हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों और आपका हिमालय में उगने वाले भुज यानी कि भोजपत्र की छाल पर विशेष तौर से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि किससे लिखी है? ताड़ पत्रों पर लिखी हैं, जो ताड़ के पत्ते होते हैं उन पर लिखी हैं। हिमालय में एक पेड़ मिलता है भुज, उससे बनता है भोजपत्र। तो बहुत सारी पांडुलिपि भोजपत्र पर भी लिखी जाती थी। देखिए, इस तरीके से मूल पांडुलिपि का लेखन था। ये भोजपत्र पर लिखी हुई एक आपका अंकन शैली आपको दिखाई दे रहा हूं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारी शैलियों को, हमारे ग्रंथों को, सब चीजों को ऐसी लिपि में यानी कि हाथ से लिखा गया। जिस तरह की आप नोट कॉपी बनाते हैं ना, तो वो क्या है? एक प्रकार की हस्तलिपि। ठीक, चलिए देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपियों को आपका कीड़ा खा गया। इतनी सारी पांडुलिपि हैं, बहुत सारी को कैसे हो गए? जो आपके कीड़े जो थे उनको लग गए।
कुछ नष्ट कर दी गई, फिर ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां प्राय मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। मंदिर मिलते हैं, कुछ मंदिरों में रखी हैं, कुछ विहार जानते हो क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनको विहार कहा गया। गुफाओं को काट मतलब पहाड़ों को काट कर जो गुफा बनाई गई थी, उनको विहार कहा गया। ठीक, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविता एवं नाटक भी है। इसके अतिरिक्त क्या है? महाकाव्य, कविता और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, तो अन्य प्राकृतिक और आपकी तमिल भाषा में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। कैसे हैं? जो प्राकृत भाषा है, ये उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक, हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो हम ऐसे पत्थर अथवा धातु की अपेक्षित कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कुछ भी अभिलेख स्क्रिप्ट मिला है, चाहे वो धातु का हो या पत्थर पर हो, उनको वहां किया गया है जो आपका कठोर होते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की तरह ही उत्कीर्ण करते थे, ताकि उन्हें देखा जा सके, उन्हें पढ़ा जा सके और उनका पालन कर सके। तो राजा इसलिए मैसेज लिखवाते थे, इसलिए उत्कीर्ण करते, ताकि लोग उनके संदेश को, उनके आदर को, उनके आदेश को, उनकी चीजों को पढ़ सके और समझ सकें कि आखिर राजा क्या चाह रहा है। क्लियर है? ठीक, और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के लेख भी मिले हैं, जिनमें राजा तथा रानी सहित अन्य स्त्री और पुरुष भी अपने कार्य के वितरण के लिए उत्कीर्ण कराते थे। उनके कार्य क्या हैं, किस तरह से उत्कीर्ण करा रहे हैं, इन सब की विषय की जानकारी जो है हमको देखने के लिए मिलती है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का उल्लेख भी करते थे। देखिए, जब वो कहीं आपकी लड़ाई लड़ी तो उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है। अब देखिए, इस तरीके का जो शिलालेख है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कभी आपको लाइव देखना है तो आपके राज्य में है, आप कालसी जाइए, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कालसी एक स्थान पड़ता है, और आप कालसी में अशोक का शिलालेख देख सकते हैं। क्लियर है? कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, कालसी में आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, और पुरातात्विक विद जो है आपका कहलाते हैं। अब जैसे इसमें देखा है, ये शिलालेख 2250 साल पूरा है। कहाँ से मिला है? कांधार से मिला है। कांधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। विस्तृत से कक्षा 7 में पढ़ोगे। लिपियां और संकेतों के बारे में बनी हुई हैं। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ है। बनाने में क्या कठिनाई, हम क्यों लिखते हैं कठोर सतह पर? ताकि उसकी लिखावट आपकी बनी रहे, जल्दी समय के साथ वो ना घटे, ना खत्म हो। और कठिनाई इसलिए होती है कि कठोर चट्टान पर लिखना आपका टफ होता है। ठीक है, और इसमें द्वारा बनाएगी वस्तु में अतीत में क्या बनी है, अगर हम ऐसी किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसी को कहते हैं पुरातात्विक विद कहा जाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनाई गई इमारतों, विशेष चित्रों और बाप का मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक क्या करते हैं? कोई मूर्ति पत्थर बना, उनका अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, वर्तमान और सिक्कों का से प्राप्त आपके कुछ छनवन आपकी खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ पत्थर, पक्की ईंटों, धातु के बनी होती हैं, ऐसी में कठोर करते हैं और जल्दी से इनका नष्ट भी हो जाता है। तो इन सब चीजों के वो आपका प्रयोग करते हैं और आप इनको देख सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ आएगा कि आखिर में हम अब जो स्क्रिप्ट हैं, जो आपके शिलालेख हैं, उनके क्या महत्व हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है और क्यों बनाए जाते थे। देखिए एक बार,
अब आप प्राचीन कुछ ऐसे पात्र हैं जो मिले हैं, अब बिल्कुल ये जो मटका है, जो घड़ा है, बिल्कुल वर्तमान घड़े से मैच करता है, देख रहे हो? लेकिन सब ये पुरानी है, 2500 साल पुरानी वस्तुएं हैं सब ये। क्लियर है? तो आप इनको देख सकते हैं, ये सारी वस्तुएं कितनी पुरानी हैं और आप अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम ये आपकी चर्चा कर सकते हैं या देख सकते हैं, या जो हमारे पुरातात्विक जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हीं के माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह की भाषा थी, कैसा खान पान, रीति रिवाज, तौर तरीके थे। उसी आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो आपको मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक घर जाकर अपने लेक्चर को अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट बनता है तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।